भारत सरकार द्वारा लाई गई नई किसान नीति बहुत वर्षों से भारत के ज्यादातर प्रभाग के किसानों की मांग रही थी कि किसानों को अपने उत्पाद का मूल्य स्वयं तय करने का अधिकार होना चाहिए। अंग्रेजों ने भारत के किसानी व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए मंडी की व्यवस्था बनाई थी, जिसमें किसान अपने फसलों का उत्पादन वहां लेकर के जाता, लेकिन उस फसल का क्या मूल्य मिलना चाहिए, ये मूल्य अंग्रेजों के प्रतिनिधि लोग तय करते थे और जानबूझ करके अवमूल्यन किया जाता था ताकि किसान बर्बाद हो जाए। ये नीतियां चलती रही और इसी नीति के विरुद्ध भारत में जितने किसान के संगठन हुए, सभी ने अपने मांगों में इस विषय को रखा था कि कोई भी उद्योग कारखाना चलाने वाला व्यक्ति जब उसमें किसी वस्तु का उत्पादन करता है, तब निश्चित रूप से उस व्यक्ति का अधिकार होता है उस वस्तु का मूल्य तय करना। लेकिन गाय और कृषि दो ऐसे विषय रहे भारत में जिसमें न तो गौपालक को दूध का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार मिला और न ही फसलों को, फसल, सब्जी या फल इत्यादि जो किसान के द्वारा उगाई जाती है, इनको। सरकार ने प्रयास किया और अब इस व्यवस्था को समाप्त किया गया। इस विषय को लेकर के विशेषकर हरियाणा, पंजाब, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ हिमाचल के किसानों की नाराजगी रही है कि यदि मंडी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया तो वे अपने माल को कहां बेचेंगे। कम से कम मंडी वाले, उनका कहना है कि कम से कम मंडी वाले औने पौने दाम में हमारा माल तो खरीद लेते हैं। अगर ये व्यवस्था समाप्त हुई तो माल का कोई खरीदार नहीं मिलेगा। ये उनके लिए चिंता का विषय है। कुछ राज्यों में जहां पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन अच्छा है और उतने उत्पादन को रखने के लिए किसानों के पास भंडार गृह नहीं है, वर्तमान में उतने ग्राहक नहीं है, तब उन्हें अपने उत्पादन को औने पौने दामों में मंडी में बेच देना पड़ता है। कारण किसानों के पास पूंजी नहीं होती, बाजार से पूंजी लेकर के और इस काम को करते हैं, तो उन्हें लगता है कि जब फसल आ गई है तो हम कैसे भी पहले कर्ज को निपटा दें। ये थोड़ी सी समस्या जरूर रहेगी हरियाणा, पंजाब, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और थोड़ा सा हिस्सा हिमाचल का, जहां पर सेव इत्यादि फलों की खेती होती है। वहां के किसानों के लिए कुछ समय तक हो सकता है ये संकट गहरा जाए, लेकिन आने वाले समय में उनके लिए भी एक बड़ा रास्ता इस विषय से निकल करके आएगा।
देखो, एक जो परंपरा जो लगभग 100 वर्षों से चलती आई, मंडी और मंडी के दलाल की, मंडी में दलाली की, इस व्यवस्था को अगर हटाई गई है, तो निश्चित रूप से 1 या 2 वर्ष तक अधिक से अधिक उथल पुथल की संभावना रहेगी। लेकिन इसके बाद ये कहीं ना कहीं रास्ता जो है वो निकालेगा। और इसमें जो विषय है कि देखो, मंडी को तो समाप्त नहीं किया गया है, मंडी की दलाली को समाप्त किया गया है। और अब जिस तरह से पूरे विश्व में व्यापार का जो है वैश्वीकरण हो रहा है और धीरे धीरे कृषि व्यवस्था का भी वैश्वीकरण हो रहा है, तो इसमें जो बड़े किसान हैं, इसमें किसानों के अगर हम 3 खंड से देखें, 3 तरह से देखें, बहुत बड़े किसान, मध्यम दर्जे वाले किसान और छोटे किसान, तो इन तीनों तरह की जो किसानी व्यवस्था हमारे देश में है, तो तीनों को अपने अपने रास्ते अब स्वयं निकालने पड़ेंगे। मतलब कभी कभी ये मैं सोचता हूँ कि मतलब ऐसा नहीं है कि हर विषय में सरकार की टांग खिंचाई होनी चाहिए। जहां पर गलत है वहां पर बिल्कुल सरकार को छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें आंदोलन करना है। लेकिन जहां पर कुछ सकारात्मक काम हुए हैं और सदियों से अटका हुआ काम जहां पर हुआ है, वहां पर हमें इस विषय को लेकर के सरकार का समर्थन करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर उसमें कोई त्रुटि है तो सरकार को जो है ये हमें बताना चाहिए, क्योंकि सरकार में देखो, जो बैठे हुए प्रैक्टिकल में जो सेक्रेटरी स्तर के लोग हैं, उनको कहीं किसानी का कोई मतलब है नहीं और उनको कुछ किसानी समझ में नहीं आता। तो जो प्रैक्टिकल जो दिक्कतें आ रही है, उन दिक्कतों को हमें सरकार के सामने रखना चाहिए कि देखो, इसमें ये है और ये छोटे मोटे बदलाव करके इसको सुधारे जा सकते हैं। लेकिन शेष भारत जो है, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, पूरा मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इधर उड़ीसा, बिहार, झारखंड, बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पूरा का पूरा जो भारत है, जहां पर मध्यम दर्जे के किसान और छोटे दर्जे के किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहां के लिए मैं समझता हूँ ये जो विषय है ये बहुत ही कारगर होगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें किसानों को यह भी बताने की ज़रूरत है कि आप भी कोई दिशा निर्धारित करो। आप भी अपने उत्पाद के लिए, जब आपको आपके उत्पाद के मूल्य रखने का आपको जब अधिकार मिल गया और आप पूरी तरह से मंडी के ऊपर डिपेंड नहीं हैं, तो निश्चित रूप से हम किसान लोगों को भी कुछ ऐसे प्रयास करने चाहिए जिन प्रयासों से हमारे उत्पादन का मूल्य अधिक मिल सके। तो मैं भी यहाँ पर किसानी का काम करता हूँ, मेरी भी अपनी खेती है, मुझे भी अपना प्रोडक्ट जो है किस खेतों से उगा हुआ उत्पाद मुझे भी बेचने की जरूरत पड़ती है, मुझे भी बाजार की जरूरत है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ रास्ता हमें भी निकालना पड़ेगा, केवल हम सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। और इसीलिए पिछले सप्ताह के संपादकीय में मैंने एक सुझाव दिया था किसानों को कि आप अब सोशल मीडिया का मदद लेकर के आप अपना नेटवर्क खड़ा करो। और साथ ही साथ हमने कंज्यूमर को भी लिखा था कि आपको अगर माल सस्ता चाहिए, अच्छी क्वालिटी का माल चाहिए, तो आप किसानों के साथ अपना संबंध और नेटवर्क बढ़ाने रखिए। और यदि हम ऐसा करने में सफल हो गए, तो ये जो बीच के जो कारपोरेट सेक्टर जो बीच में आ रहे हैं, जो सबसे बड़ा जो भय किसानों के पास है वो वही है कि मंडी के दलालों से तो सरकार ने बचा ली, तो कहीं ना कहीं हमें कारपोरेट जगत जो है वो फंसा देगा ले जा करके, और हमें उसके चंगुल में जाना पड़ेगा। बिल्कुल ये जो सोच है कई हद तक जो है वो परिपक्व विचार है, लेकिन हमें एक रास्ता निकालना पड़ेगा कि हम ये कारपोरेट जगत से कैसे बच जाएं। हम अपने प्रोडक्ट को जो है कारपोरेट जगत से कैसे बचाएं, उसका जो एक उपाय है उन 4-5 राज्यों को छोड़कर शेष भारत के लिए कि हम किसानों को अब सीधा जो है कंज्यूमर संपर्क रखना चाहिए, कंज्यूमर के साथ संपर्क रखना चाहिए। और कंज्यूमर को भी चाहिए कि वो किसानों के साथ सीधा संपर्क रखें और किसानों के साथ डायरेक्ट लेन देन शुरू कर दें। जैसे सबसे छोटे दर्जे के किसान से मैं चलता हूँ,
जिनके पास 1 एकड़, 2 एकड़ या अधिक से अधिक 2 या 3 एकड़ की खेती होगी। तो इन किसानों को चाहिए कि वे केवल अपनी जरूरत के लिए तो सारी सामग्रियां उगा लें, लेकिन कुछ विशेष जो वहाँ की मिट्टी में सबसे अच्छी उगाई जा सकती है और जैविक रूप से उगाई जा सकती है, बिना रसायन के उगाई जा सकती है, ऐसे उत्पाद को बनाना शुरू करें। और बना करके जो कहीं भी देखो, अब जो शहरीकरण भारत का है वो इतना तेजी के साथ बढ़ रहा है कि अब सुदूर के गांव बचे नहीं हैं। तो हमें कहीं न कहीं वहाँ पर जो शहरों में या जो उपनगर हैं, ऐसे में कंज्यूमर की तलाश करनी चाहिए और उसमें सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। आज कोई छोटा से छोटा व्यक्ति भी फेसबुक, व्हाट्सएप पर ये सारी चीज़ों से बंधा हुआ है, उसके संपर्क में है। तो हमें किसानों को जो है, छोटे छोटे किसान और मंझले किसानों को, विशेषकर ये 2 वर्गों को जो है फिनिश गुड्स बनाने की तरफ उनको जो है हमें ट्रेंड करना चाहिए। और जो कुछ भी लोग सामाजिक सेवा से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको चाहिए कि वो किसानों को प्रोत्साहित करें कि वो फिनिश गुड्स बनाएं। मतलब अगर वो धान की खेती करते हैं तो वो केवल धान बेचने पर विश्वास न रखें, बल्कि वे चावल बनाएं और चावल का सीधा मार्केटिंग कंज्यूमर्स के साथ करें, ग्राहकों के साथ करें। और हमें सोशल मीडिया के माध्यम से जो है ग्राहकों को भी जागृत करना है कि अब समय आ गया है कि आप छोटे छोटे किसानों से अपना संपर्क रखो और आप अपनी मांग के मुताबिक उन छोटे किसानों से अपनी जरूरत की चीज को उगवा सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपको चावल की एक कोई अमुक वैरायटी ही पसंद है और वो आपके लिए अच्छा है, तो आप अपने संपर्क के जो किसान हैं उनको आप कहिए कि ये चावल आप उगाओ, और चावल उगने के बाद जो कुछ भी होगा उसे हम परचेज कर लेंगे और चाहें तो आप भाव पहले भी तय कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटे किसान हैं, उनके लिए सबसे उपयोगी होती है सब्जियों की खेती। और जहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है, जहाँ का भूगोल बहुत ही बढ़िया है, वहाँ पर फल की खेती होती है। सब्जी और फल की खेती छोटे छोटे किसान कर सकते हैं। छोटे किसानों को रबी का फसल है या खरीफ फसल है या दलहन फसल है, उसमें जाने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लंबा प्रोसेस होता है। ज़्यादातर जो दलहन हैं वो लंबे समय में होते हैं, श्रम भी ज़्यादा लगता है, पूंजी भी ज़्यादा लगती है। लेकिन जो सब्जियों की खेती है, जो छोटे स्तर पर करते हैं, उसमें ज़्यादा पूंजी नहीं लगती यदि किसान जैविक कृषि कर रहा है। तो इसमें से कहीं ना कहीं हमें छोटे किसानों को जैविक कृषि की ओर प्रोत्साहित करने की जरूरत है और किसानों को मदद करने की जरूरत है कि वे सोशल मीडिया के साथ जो है वो जुड़ जाएं और कंज्यूमर के साथ उनका डायरेक्ट डीलिंग हो जाए। तो इसमें जो एक बड़ा भय है, वो बड़ा भय खत्म हो जाएगा। जो मंझले दर्जे के किसान हैं, जिनकी कृषि व्यवस्था 5 एकड़ या 10 एकड़ के आसपास है, उस राउंड में है, वे केवल सब्जी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। उनको विविध तरह की चीजें जो है करनी पड़ेगी। जब जिसका मौसम है, वर्षा ऋतु है तो आप धान की खेती करो, आप, है ना। शीत ऋतु है तो आप जो है रबी की फसल करो, आप, है ना। ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में आप दलहन की फसल कर सकते हैं, गन्ने की खेती कर सकते हैं। अभी तक जो विषय था कि गन्ना जो सबसे ज्यादा देखो महाराष्ट्र में होता है और दूसरा गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। इन 2 क्षेत्रों में देख लेंगे तो जिन किसानों के पास 10 एकड़ की जमीन है, तो मैंने देखा है कि उनका पट कि 10 एकड़ में 10 एकड़ वो केवल गन्ना ही कर देते हैं और गन्ना उग जाने के बाद फिर वे जो है वो चीनी मिलों के पास जो चक्कर लगाने लगते हैं, भाई मेरा गन्ना खरीद लो। अब उस समय गन्ने का सीजन में जब डिमांड आता है तो चीनी मिल वालों को भाव बढ़ जाता है, वो परचेज करने में नानुकुर करते हैं, पेमेंट देने में नानुकुर करते हैं। तो अब जो है जो समय आ रहा है वो ऐसे ट्रेंड को तोड़ने का आ रहा है। अब देखो सोशल मीडिया के कारण और हम लोगों ने जो गन्ने से बने हुए गुड़ का जो प्रचार किया है, स्वदेशी से जुड़े हुए जिन लोगों ने गुड़ का प्रचार किया है, उसके कारण फिर से भारत में गुड़ का डिमांड बहुत तेजी के साथ उठा है और लगभग देखो संपूर्ण भारत इस विषय को समझ गया है कि चीनी हमारे लिए कितना खतरनाक है, लेकिन उसी गन्ने से बना हुआ गुड़ हमारे लिए कितना लाभकारी है। तो विषय आ रहा है समझ में लोगों को, लेकिन अब है कि बाजार में
जैविक गुड़, बिना रसायन से उगा हुआ गुड़ को पहचानना और उसकी उपलब्धता, ये एक संकट वाला विषय है। तो अब जो मंझले दर्जे के किसान हैं उनको चाहिए कि केवल वो एक फसल के ऊपर डिपेंड ना रहें, बल्कि वे अपनी जरूरत की सारी चीजों को और अपने जो उनके ग्राहक हैं, जो उनके नेटवर्क से जुड़ रहे हैं, उनके जरूरत की सारी चीजों को वो करें। 10 एकड़ की अगर खेती है तो 5 एकड़ में आप गन्ना कर लो, गन्ना करो, लेकिन गन्ना बेचो मत। आप एक व्यवस्था कीजिए कि आप गुड़ बनाएंगे। देखो, गन्ना खराब हो जाएगा, गन्ना को अगर समय पर आपने हार्वेस्टिंग नहीं किया, कटिंग नहीं किया, तो गन्ना खराब हो जाता है, उसके रस सूखने लग जाते हैं, कटिंग करके आप स्टोरेज नहीं कर सकते। लेकिन यहीं पर उसी गन्ने से अगर आप गुड़ बना लेते हैं तो गुड़ को हम कई महीनों तक स्टोर करके और धीरे धीरे बेच सकते हैं। तो एक छोटी सी पूंजी जो है वो हर किसान को डेवलप करने की जरूरत है। हाँ, जो माल औने पौने दामों में किसानों से खरीद करके मंडियों में स्टोर करके रखा जाता था, उसको अब किसान को स्वयं स्टोर करके रखना है। और धीरे धीरे अगर उसको बेचने की व्यवस्था अगर निकाल लें हम इस तरह से, किसानों को मदद करके, किसानों को शिक्षित करके, उनको सोशल मीडिया में प्रचारित करके, तो ये छोटे दर्जे के किसान जो सब्जी और फल और इन चीज़ों के ऊपर वो निर्भर होकर के अच्छा कर सकते हैं। मंझले दर्जे के जो किसान हैं वे सभी चीज़ों को उगा करके कर सकते हैं। अब जो बात रह गई बड़े किसानों का, जिनकी जिनकी कृषि व्यवस्था 10 एकड़ से ऊपर वाली है, 10 एकड़, 20 एकड़ और 50 एकड़ वाली है, बड़े स्तर के हैं, इन किसानों के लिए जरूर एक विषय आएगा कि उनको कारपोरेट के साथ जो है मिलकर के काम करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है, इस प्रोडक्शन को कोई बड़ा व्यापारी ही खरीद सकता है। मंडी के जगह अब इसमें जो कारपोरेट जगत आएगा इसको परचेज करने के लिए, तो उनके साथ हो सकता है। तो देखो, मैं तो यहाँ पर एक विषय स्पष्ट कहता हूँ और किसानों के लिए भी, कि सरकारों के निकम्मी पॉलिसियों के कारण अभी तक जो होते आया कि किसानों को सरकारों ने निकम्मा बना दिया। एक तो देखो, हमारे देश की जो कृषि व्यवस्था पूरी निकम्मी और बेकार हुई है, ये मनरेगा के कारण हुआ है। और हर किसान, 1 एकड़ की खेती वाला हो या 50 एकड़ की खेती वाला हो, अगर आज उसकी स्थिति खराब है और वो रो रहा है, तो ये मनरेगा जैसी पॉलिसियों के कारण, जहाँ पर गांव में जो है 100 दिन रोजगार देने के चक्कर में जो है लोगों को बुला लेते हैं, 150-200 रुपये उनको प्रतिदिन मिल जाता है, कोई काम नहीं होता है, एक जगह बैठे रहो, गप्पे हाँको, थोड़ा बहुत इधर उधर कर दो और शाम में 150-200, पौने 200 रुपया मिल जाता है उसको। वो क्यों चाहेगा किसी किसान के खेत में और घर में जा करके कठिन परिश्रम करने का? तो सरकारों ने मजदूरों को निकम्मा बना दिया है, और मजदूरों के निकम्मा बनने के कारण जब वही मजदूर किसी किसान के खेत में काम करने के लिए जाता है, तब वहाँ वो अपना निकम्मापन दिखाता है। वो चाहता है कि जिस तरह से वहाँ मनरेगा में उसको 200 रुपये मिल गए, यहाँ भी उसी तरह से मिल जाए। तो सरकार तो क्या है, अपने संसाधनों को बेचकर, कर्ज लेकर कहीं ना कहीं से मनरेगा के पैसे चुकाती है, किसान उसको कहाँ से चुकाएगा? तो इन सारी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए हमें सरकार की कुछ जो ऐसी पॉलिसियां हैं, उन पॉलिसियों पर कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। और कड़ा निर्णय लेने के 2 तरीके हो सकते हैं, या फिर सरकार मनरेगा में जिनको बुलाती है उनसे पूरा काम ले, केवल बैठा के पैसे ना दे, या वहाँ जो काम कुछ भी नहीं हो रहा है उसको किसानों के यहाँ डाइवर्ट करे, कि किसान को मदद के लिए आज इतने मजदूर मिल जाएंगे, कल इतने मजदूर मिल जाएंगे। इस तरह का एक नियोजन की व्यवस्था तो की जा सकती है, यदि सरकार ऐसे पॉलिसियों को बंद ना करे। तो मैं तो कहता हूँ जिस दिन ये मनरेगा जैसी पॉलिसियां जो है वो भारत में बंद हो जाएगी, वैसे ही किसान सुखी हो जाएगा। क्योंकि आज सबसे ज्यादा किसानी में जो जरूरत पड़ती है वो मजदूर की जरूरत पड़ती है, लेबर की जरूरत पड़ती है, और वो अब मिलना मुश्किल हो गया है। मतलब अब इतना महंगा हो गया है लेबर, और महंगा होने के बाद भी देखो फिर वो काम नहीं करते, फिर वो तो फिर उसमें से आउटपुट नहीं निकलता। यहीं पर किसान जो है संशय में फंस गया है। तो विषय ये है कि इसको जो है अच्छा करने के लिए हमें कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से जो है किसानों को इस दिशा में मदद करने की ज़रूरत है। और जो बड़े किसान हैं इनको थोड़ा और जागरूक होने की ज़रूरत है।
उनको जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो है बड़े बड़े जो कॉरपोरेट लोग हैं जो उनके अनाजों को बड़े स्तर पर खरीद सकते हैं, मीट्रिक टन के स्तर पर खरीद सकते हैं, इन लोगों से बैठ करके मोल भाव करने की जरूरत है। और इसमें एक सबसे बड़ा जो संकट मैं समझता हूँ वो है कि किसान कर्ज में डूबा हुआ है। तो किसान को कर्ज से बाहर निकालने के लिए, देखो ये किसान जो कर्ज से डूबा हुआ है, इसमें सरकार की पॉलिसियां तो है ही उल्टे पलटे, साथ साथ किसानों की सोच भी उल्टी पलटी हो गई है। सरकारें वोट के चक्कर में जो है वो किसानों के कर्ज माफ कर देती है। तो अब किसानों को लगता है कि जी ट्रैक्टर तो खरीद लो, पैसे देने की तो जरूरत नहीं है, 1 2 4 इंस्टॉलमेंट दिए और उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट देना बंद कर दो, कोई नई सरकार आएगी वो पॉलिसी निकालेगी और सारे कर्ज माफ कर देगी। तो क्या होता है कि जब किसान कोई इक्विपमेंट्स खरीदता है तो तब वो उस इक्विपमेंट्स का पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको मालूम है अरे कर्ज देना तो है नहीं, कुछ दिन रख दो खत्म हो जाएगा, कोई ना कोई आएगा माफ कर देगा। तो ये सारी चीजें सरकार को बंद करना चाहिए। किसानों को मदद करने के लिए आप जितने भी किसानी उपकरण हैं, ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, जितनी भी चीजें सबको कर मुक्त कर दो। आप जो आज 8 लाख का ट्रैक्टर है आप टैक्स फ्री कर दो, आप वो जाकर के 6 लाख पर आकर के बैठ जाएगा, 5 लाख पे आकर के बैठ जाएगा। उस पर किसानों को जो आप दे रहे हैं आप ब्याज माफ कर दो उसको। जो है किसान जो भी इक्विपमेंट्स खरीदता है वो उसकी केवल पूंजी लौटा दे, उस पर से किसी भी तरह का ब्याज नहीं लगेगा, किसी तरह का मुनाफा नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें हम सरकार को दबाव में डाल करके कर सकते हैं। और देखो ये फोकट का काम, फोकट का बाजार, फोकट का लोन, ये सारा कुछ बंद करना पड़ेगा। और किसानों को ये समझाना पड़ेगा कि जिस तरह से कोई व्यापारी अपना कारखाना चलाता है, बिल्कुल हमें उसी स्टाइल में और उसी तरीके से अपने कृषि व्यवस्था को भी चलाना पड़ेगा। और तब कहीं जाकर के धीरे धीरे सोच बदलेगी। इस सोच को बदलने में 4 से 5 साल का समय लग सकता है। और तब फिर धीरे धीरे किसानों का जो है इसमें से मनोबल भी बढ़ेगा, उनकी क्षमता भी बढ़ेगी। और सबसे जो बड़ी बात होगी, विशेष करके जो लोग सामाजिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, सामाजिक व्यवस्था को अच्छे करने में जुड़े हुए हैं, इन लोगों का एक बड़ा कर्तव्य बनता है कि किसानों को एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने की तरफ ट्रेंड करें। और सरकारों को भी चाहिए कि वो ऐसे ऐसे जो है कुछ पॉलिसियां लेकर के आए, ऐसे ऐसे प्रशिक्षण के कुछ लेके चीज़ों को, अभी भी ऑलरेडी है लेकिन वो बहुत ज़्यादा किसानों तक रीच नहीं है, तो उसको वो पहुंचाए और किसानों को तैयार करे। कि अब जैसे जो आम बनाने वाले जो किसान हैं, आम उगाने वाले किसान हैं, अब सीजन आता है उनके पास बहुत ज़्यादा आम आ जाता है। अब नतीजा क्या होता है, आम 2 दिन में सड़ जाएगा, उनको औने पौने दामों में मंडी में बेचनी पड़ती है। हमें इन किसानों को इस तरह से ट्रेंड करना पड़ेगा कि आपने जो है आम में मंजर शुरू हुआ और आप अपने आम की मार्केटिंग शुरू कर दो, जैसे कारपोरेट सेक्टर करता है। कारपोरेट सेक्टर एक मोबाइल बनाता है, मोबाइल बाजार में लॉन्च हो उससे 3-4 महीना पहले से उनका प्रचार चलते रहता है कि हम इस तरह का ये चीज लॉन्च करने वाले हैं, लोगों का मन भावना को बना देते हैं। तो ये जो मार्केटिंग का उनका तरीका है, ये तरीका हमें किसानों को समझाना और बताना पड़ेगा। अब देखो, जैसे मैं एक उदाहरण के लिए कहता हूँ कि हमारे पास जो है 120 बैग जो है वेलम पुन्नी एक चावल की वैरायटी है, वो हमारे पास स्पेयर है बेचने के लिए। तो अब उसकी जो है वो मिलिंग में नवंबर में कराऊंगा, लेकिन अभी से उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं कि हमारा ये माल इतना कहाँ अच्छे दाम में बिकेगा। तो अब किसानों को देखो उस तरफ जाना पड़ेगा। हाँ, किसान जो बिल्कुल एकदम असहाय होकर के बैठ जाता है, उसको हमें मदद करनी पड़ेगी कि वह एक अपना नेटवर्क तैयार करे और बीच के जितने भी दलाल हैं, इन दलालों को काटने की दिशा में वो काम करे। अब उनके ऊपर जो दोहरा काम होगा, उत्पादन भी होगा और बाजार भी होगा। और सरकार के ऊपर हमें अब इस विषय को लेकर के एक ही प्रेशर करना है कि सरकार जो मैक्सिमम जो प्राइस तय किया है, तो चाहे किसान के पास कितना भी उत्पादन हो, सरकार उसको उस दाम में खरीद ले। इस विषय पर हमें सरकार को एक प्रेशराइज करने की ज़रूरत है, एक इस तरह का माहौल बनाने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन करने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो मंडी की दलाली जो तोड़ा गया है,
इस विषय पर जो मेरी दृष्टि है कि वो बिल्कुल ठीक है। हो सकता है कुछ राज्यों में 1 या 2 वर्ष के लिए ये मुश्किल खड़ा करे, लेकिन आने वाले दिनों में एक ऐसा बाजार सेटअप हो जाएगा कि मुझे लगता है इसमें से किसानों को फायदा है, इसमें से कोई भी नुकसान नहीं है। तो आज यही संदर्भ में आपसे बात करनी थी और विशेष करके गविशुद्धों को हमें जागरूक करना था कि सरकार की जो ये एग्रीकल्चर पॉलिसी जो अभी नई आई है, इस पॉलिसी पर वो सरकार का समर्थन करें और इस विषय पर जो कुछ भी उनको लगता है कि इसमें से और हमें कुछ चीज़ें चाहिए, उसके लिए सरकार के ऊपर दबाव हम डालें कि आप इन चीज़ों को आप कर दो। जैसे जितने भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं, इसके ऊपर से टैक्स को हटाया जा सकता है। इन एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के परचेज पर जो है वो इंटरेस्ट को ख़त्म किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को सहज रूप में हम करा करके और किसानों के मनोबल को भी और उनकी आर्थिक क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं।